आज थोड़ा हम नागवंश के बारे में बताएंगे, ठीक है। नागवंश एक ऐसा वंश है जो हम लोगों के यहाँ पे शासन किया झारखंड में। हम्म। तो नागवंश की स्थापना किया था फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय, इसी को आदि पुरुष भी कहा जाता है। आदि पुरुष, नागवंश का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? फनी मुकुट फनी राय, मुकुट राय। ठीक है। इसकी स्थापना जो किया गया था 64 ईस्वी में किया गया था। नागवंश की स्थापना कब किया गया था? 64 64 ईस्वी। ईस्वी में, ठीक है। अब थोड़ा सा कहानी इसका जानना पड़ेगा फनी मुकुट राय के बारे में। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब महाभारत काल का समय था, ठीक है, उस समय महाभारत के युद्ध में नाग जाति के जो लोग थे वो कौरवों की ओर से लड़े थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौरवों की ओर से लड़े थे। कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़े थे। ठीक है। हम्म। तो ऑब्वियस सी बात है कि कौरवों की ओर से लड़े थे, तो नाग जाति का क्या हो गया? पराजय हो गया। नाग हम्म। जाति का क्या हो गया? महाभारत में पराजय हुआ। राजा। इस पराजय का बदला लेने के लिए, ठीक है, पांडवों की तरफ से एक थे परीक्षित, हम्म। पांडव के रक्षक थे। पांडव के रक्षक परीक्षित, परीक्षित को नाग जाति के लोगों ने मार दिया। किसको मार दिया? हम्म। परीक्षित को। जब परीक्षित को मारा तब पांडव लोगों ने कसम खा लिया कि पूरी सृष्टि से नाग जाति को खत्म कर देंगे। नाग जाति को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। को पृथ्वी से खत्म करने का कसम खाएगा। पांडवों ने नाग जाति को पृथ्वी से खत्म करने का बन दिया। और जो अगर ये लोग प्रण ले लिया तो प्रण तो पूरा करेगा ही, ठीक है। हम्म। तब क्या हुआ? दिख रहा है ना बोर्ड? अब ठीक है। लिखा हुआ ये दिख रहा है ना बढ़िया से? हाँ। तब जब पांडव लोगों ने सभी नाग जाति को मारना शुरू किया, ठीक है, तो पुंडरीक नाम का एक नाग था। पुंडरीक, पुंडरीक नामक जो एक नाग था, वो ब्रह्मा जी के शरण में चला गया। किसके शरण में? ब्रह्मा जी के शरण में, और अपनी जान बचाया। पुंडरीक नामक नाग किसके शरण में चला गया? ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी शरण का। में, और अपनी जान बचाया। और बाद में यही पुंडरीक नाग मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में बनारस में अवतरित हुआ। कहाँ अवतरित हुआ? बनारस। बनारस में अवतरित हुआ। और यहाँ भी नाम इसका पुंडरीक ही बोलता है। अवतरित हुआ और अपना नाम वहां पे इसका क्या पड़ा? पुंडरीक ही पड़ा, ठीक है। हम्म। मनुष्य के रूप में जब पुंडरीक आया, कहाँ? बनारस में अवतरित हुआ, तो वहां उसने एक ब्राह्मण के यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। किसके यहाँ? ब्राह्मण के घर ब्राह्मण। शिक्षा लिया, शिक्षा ग्रहण किया।
और जिस ब्राह्मण के घर में शिक्षा ग्रहण किया उसी की एक पुत्री थी, उसी की एक पुत्री थी, उसका नाम था पार्वती। इस पार्वती के साथ इसका विवाह हुआ, ठीक है। और कुछ समय के बाद ये पुंडरीक और पार्वती दोनों वहां पे जगन्नाथपुरी के लिए निकले। कहाँ के लिए? पुरी जाने के लिए जगन्नाथ। निकले। वहां से परमिशन लेकर के वो पुरी जाने लगे। तो पुरी जाने के क्रम में ये लोग झारखंड पहुंचा, सुतियाम्बे वाला एरिया। झारखंड का कहाँ? सुतियाम्बे। सुतियाम्बे। सुतियाम्बे पहुंचा। यहाँ सुतियाम्बे में राज कर रहा था मुंडा समाज का लोग, ठीक है। कौन राज कर रहा था? यहाँ सुतियाम्बे जो झारखंड वाला एरिया है, हम्म। यहाँ पे राज कर रहा था मदरा मुंडा का। कौन राज यहाँ कर रहा था? मदरा मुंडा। सुतियाम्बे में यहाँ पे राज कौन कर रहा था? मदरा मुंडा। तो जब ये लोग यहाँ पहुंचा सुतियाम्बे, तो सुतियाम्बे में ही पार्वती का डिलीवरी हो गया और एक बच्चे को जन्म दिया जो कि पुत्र था, ठीक है। तो इसने एक पुत्र जन्म दिया, एक पुत्र जन्म दिया। तो जब पुत्र जन्म हुआ उसके बाद क्या होता है? पार्वती की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? पार्वती की मृत्यु हो जाती है। और बचा कौन? उसका बाप खाली। कौन? उस लड़के का बाप पुंडरीक। कौन बचा? पुंडरीक और उसका पुंडरीक बचा। पुत्र। पुंडरीक ने, हाँ, हाँ, पुंडरीक ने क्या किया? उस बच्चे को पाला पोसा, ठीक है। बच्चे का लालन पालन किया। और कुछ समय के बाद मदरा मुंडा के आसपास उठाओ तो मदरा मुंडा को पता चला कि एक ऐसा ऐसा आदमी आया था, उसका एक बच्चा है और वो अकेला है, ठीक है। तो दोनों में कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट होने के बाद क्या हुआ कि जो, क्या नाम है इसका, पुंडरीक, पुंडरीक ने अपना बच्चा मदरा मुंडा को गोद दे दिया। पुंडरीक ने अपना बेटा मदरा मुंडा को गोद दे दिया। बेटा को गोद दे दिया। किसको? मदरा मदरा मुंडा मुंडा को। को। मदरा मुंडा को गोद दे दिया और इसका नाम रखा फनी मुकुट राय। क्या नाम रखा? फनी मुकुट राय। तो मदरा मुंडा ने गोद लिया किसको? फनी मुकुट राय को। किससे? पुंडरीक से। पुंडरीक। क्यों? क्योंकि पुंडरीक की वाइफ जो पार्वती थी वो मर चुकी थी, ठीक है। तो देखा कि भाई अब मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि वो बनारस का था, बनारस से आ रहा था और जा रहा था जगन्नाथपुरी। तो उसके पास तो कुछ था नहीं, तो उसने अपना बेटा को गोद दे दिया मदरा मुंडा को और अपना शरीर वहीं छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया मतलब उसकी भी मृत्यु हो गई वहीं। कहाँ? सुतियाम्बे में ही। तो मदरा मुंडा का संबंध जो है फनी मुकुट के राय के साथ कोई मतलब खून का संबंध नहीं था। किस चीज का संबंध था उसका? गोद लिया हुआ पुत्र था, ठीक है। अब मदरा मुंडा के बाद थोड़ा सा सुनो, जब मदरा मुंडा बूढ़ा हो गया तो उसने अपना जो उत्तराधिकारी है किसी भतीजा उतीजा को नहीं बनाया या कोई मंत्री उंत्री को नहीं बनाया। अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? फनी मुकुट फनी राय मुकुट को राय बनाया। को। तो जैसे ही जैसे ही इसको अपना फनी मुकुट राय को उत्तराधिकारी बनाया और उसकी जब मृत्यु हो गई किसकी? मदरा मुंडा की, तब उसने नागवंश की स्थापना की। किसने? फनी मुकुट राय ने। कहानी समझ में आया? मदरा मुंडा और फनी मुकुट राय का। फिर से बोल रहे हैं, नाग जाति जो था वो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा था और पराजित हुआ था। पराजित होने के कारण क्या किया? जो नाग जाति के लोग थे, परीक्षित की हत्या कर देता है। परीक्षित कौन था? तो पांडव लोग थे, उनका एक रक्षक। जब परीक्षित की हत्या हो जाती है तो पांडव लोग कसम खाता है कि भाई नाग जाति को पूरे सृष्टि से मिटा देना। सबको मारना शुरू करता है। जब सबको मारना शुरू करता है तो पुंडरीक नाम का एक नाग चला जाता है ब्रह्मा जी के पास और अपना मतलब सर्वाइव कर लेता है, अपने आप को बचा लेता है। फिर वही मनुष्य के रूप में बनारस में अवतार लेता है। कौन? पुंडरीक मनुष्य के रूप में बनारस में अवतार लेता है और एक ब्राह्मण के घर में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। उसी शिक्षा दीक्षा के क्रम में उस ब्राह्मण की पुत्री पार्वती से उसका विवाह होता है और कुछ समय के बाद ये दोनों बनारस से पुरी के लिए निकल जाता है।
पूरी जाने के क्रम में वो सुतियांबे पहुंचता है, और सुतियांबे में जहाँ मदरा मुंडा का राज चल रहा था, वहीं पे पार्वती की डिलीवरी हो जाती है, और एक बच्चे का जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का नाम फणिमुकुट राय होता है। ठीक है। ये कौन पुत्र था? फणिमुकुट राय था, जिसको मदरा मुंडा गोद ले लेता है। बदल जाता फणिमुकुट है। राय को मदरा मुंडा गोद ले लेता है। और जब वो गोद ले जाता है, अब जब उसका बाप जो था कौन, पुंडरीक, ये देख लेता है कि मेरा बेटा बिल्कुल सुरक्षित है, अच्छे हाथ में है, तो वो अपना प्राण त्याग देता है। ठीक है, वो अपना शरीर छोड़ देता है। हम्म, अब कहानी शुरू होता है नागवंश का। यही यही फनी मुकुट राय 64 ईस्वी में मदरा मुंडा की हम्म, मृत्यु के बाद नागवंश की स्थापना करता है, जो हम लोगों के यहाँ छोटा नागपुर में शासन किया। नागवंश की स्थापना किसने किया? फनी मुकुट राय ने किया, पानी में कब? तो तो 64 ईस्वी में। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नागवंश की स्थापना किसने किया, तो फनी मुकुट राय ने, कब? तो 64 ईस्वी में। और नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो क्या आंसर होगा? पानी में कुट रहा है। नागवंश का नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो फनी मुकुट राय को कहा जाता है। क्लियर इतना? अब नागवंश का एक नया अथी बन गया, और इसको राज भी मिल गया। ठीक है। हम्म, अब राज चलने लगा। अब नागवंश का फनी मुकुट राय तो राजा बना, इसने क्या क्या किया? हम्म, तो फनी मुकुट राय 1 नंबर का राजा था, 1 नंबर दे करके लिखेंगे, फनी मुकुट राय टॉपिक बनाओ। फनी मुकुट राय, इसने क्या क्या काम किया वो लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। सुतियांबे को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। राजधानी। इसके अलावा इसने और क्या काम किया? सुतियांबे में इसने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला स्टेटमेंट लिखो कि साउंड सुतियांबे डिस्टर्ब में आवाज एक, आवाज क्या हो रहा? डिस्टर्ब पूरा कट कट के आ रहा। अब जा रहा है ठीक से? लेट आता है। लेट जा रहा है? हम्म, अब सही है? एक, अब ठीक है। हाँ। सुतियांबे को राजधानी बनाया, और यहीं पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। सुतियांबे को राजधानी बनाया, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। अब फनी मुकुट राय ने पंचेत राज के राजकुमारी से शादी किया। कहाँ से के राजकुमारी? पंचेत राज की क्षत्रिय जो थे, क्षत्रिय राजकुमारी से शादी किया। तो शादी किया तो बन गया ससुराली लोग, पंचायत वाला सब। और इसी पंचायत राज की मदद से, पंचायत राज की मदद से फनी मुकुट राय ने पंचायत राज की मदद से फनी मुकुट राय ने क्योंझर राज को पराजित किया। क्योंझर, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंझर राज को पराजित किया, यानी अब इसका साम्राज्य बढ़ गया थोड़ा, हम्म, है ना। एक और राज को अपने अपने अंडर में कर लिया। क्योंझर राज को भी जीत लिया, किसके मदद से? संकेत राज की मदद से। पंचायत राज की मदद से। ठीक है। एक और काम इसने बहुत अच्छा किया, कि चूंकि इसका जो एरिया था वहां तो सिर्फ जो लोग पहले मुंडा लोग थे वही लोग थे। यही फनी मुकुट राय था जो पहला व्यक्ति था जो बाहर का था। तो इसने क्या किया? हम्म, बाहरी लोगों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। पहली बार बाहरी लोगों को सुतियांबे आने के लिए आमंत्रित किया। सुतियांबे आने के लिए आमंत्रित किया।
ठीक है। अगर आपको कोई बुला रहा है और राजा ही बुला रहा है तो लोग तो आएगा ही। अभी कैसे है, झारखंड है भाई, यहाँ आके बिजनेस लगाइए, हम आपको ये सपोर्ट देंगे, वो सपोर्ट देंगे, नहीं बोलता है। तो यहाँ भी अपना जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपने राज्य की जनसंख्या बढ़ाने के लिए फनी मुकुट राय ने क्या किया, बाहरी लोगों को सुतियांबे आने का निमंत्रण दिया। तो जब निमंत्रण दिया तो बनारस से सबसे पहले, अब देखो बनारस फिर से आ जा रहा है। कोई आदमी किसी को कब बुलाता है, जो जान पहचान का होता है। और इसका बाप का संबंध कहाँ से था, बनारस से था। बनारस से। इसका बाप का संबंध कहाँ से था, बनारस से था। बनारस। तो पहले बनारस के ही लोगों को आमंत्रित किया। और बनारस का जो पहला व्यक्ति था जो यहाँ आया, उसका नाम था भवराय श्रीवास्तव। बनारस से सर्वप्रथम भवराय श्रीवास्तव, भवराय श्रीवास्तव सुतियांबे आया। और इसे फनी मुकुट राय ने अपना दीवान बना लिया। जो भवराय आया था वहां से, कहां से, बनारस से, बनारस। उसको इसने क्या किया, फनी मुकुट राय ने अपना दीवान बना लिया। दीवान एक मंत्री टाइप का होता था, इसको दीवान बना लिया। भवराय श्रीवास्तव जो बनारस से आया था वो दीवान बन गया, कहाँ का, सुतियांबे का। ठीक है। अब और क्या हुआ, सुतियांबे में जो मंदिर बनवाया था, कौन सा मंदिर, सूर्य मंदिर। इस सूर्य मंदिर में जगन्नाथपुरी से एक पंडा आया था। जगन्नाथपुरी से आए एक पंडे द्वारा, एक पंडे से लिखो, क्या करवाया, मूर्ति का प्रतिस्थापन करवाया। एक मूर्ति का प्रतिस्थापन करवाया उस मंदिर में। पहले मंदिर में दूसरा मूर्ति था, इसने क्या किया, जो एक पंडा आया था वहां से, कहां से, जगन्नाथपुरी से, उसके द्वारा पंडे से ठाकुरबाड़ी में एक मूर्ति का प्रतिस्थापन करवाया। मूर्ति का प्रतिस्थापन करवाया। ये पंडा कहाँ का था, जगन्नाथपुरी का था। ठीक है। वो आया था यहाँ पर, और यहाँ पे एक मूर्ति का प्रतिस्थापन, कहाँ, सूर्य के मंदिर में ही, जो सूर्य मंदिर था सुतियांबे का, वहीं पर। इतना कहानी क्लियर। तो यहाँ से आता है कि सूर्य मंदिर में ठाकुरबाड़ी जो है वहां पे अपना मूर्ति का प्रतिस्थापन किसने करवाया था, तो नाम क्या था उसका, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट, यहाँ है ना फनी मुकुट राय, जितना भी काम करवा रहा है अभी फनी मुकुट राय करवा रहा है। फनी मुकुट राय का ही सब बता रहे हैं। ठीक है। एक मूर्ति का प्रतिस्थापन कहाँ करवाया गया, सूर्य के मंदिर में करवाया गया। और वो किसने किया, तो एक पंडा था जो कि जगन्नाथपुरी से आया था। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। तो ये तो हो गया फनी मुकुट राय का काम। फनी मुकुट राय इतना काम करके गया। ठीक है। अब देखो, ये बहुत लोगों को आमंत्रित किया था। ठीक। तो जो लोग बाहर से आने लगा, वहीं से हम लोगों का ये जो बोलता ना कि आदिवासी जनजाति है, ये सदान है, और अंग्रेज सबको क्या बोलता था, अभी जो बोलता है दिक्कू, नहीं बोलता है। तो जो पुराने समय में यहाँ झारखंड लोग आया था उसको हम लोग क्या बोले, सदान। क्या बोला, कैमरा थोड़ा, अंग्रेज जो लोग आया था उसको दिक्कू बोलता था। जो अंग्रेज आया था उसको दिक्कू बोला जाता है। और जो लोग मुंडा के अलावा जो यहाँ पे प्राचीन समय से रह रहा है उसको सदान बोलते हैं। सदान और दिक्कू में अंतर ये है कि वैसा आदमी जो दूसरे देश से आया हुआ है और यहाँ रहने लगा उसको बोले दिक्कू। ठीक है। और ऐसा आदमी जो यहाँ पर ही है बहुत पहले से, मुंडा के शासन, मुंडा समय से ही है, लेकिन वो जनजाति नहीं है, जिसको लोग जनजाति नहीं मानता है, तो उसको क्या बोला, सदान। सदान
तो यही जो फणी मुकुट राय जिसको बाहर से जो आमंत्रित किया था ना, उसी को हम लोग सदान बोले। ठीक है, फणी मुकुट राय के आमंत्रण से जो लोग बाहर से आए थे, दूसरे राज्यों से आए थे, उसको क्या बोले? सदान। सदान बोले। इसको मिटा देंगे अभी, इधर ही लिखेंगे, सदान बोले। इतना क्लियर हो गया? अब जो सदान लोग यहाँ आया, उसमें सबसे पहले कौन आया था? भवराय श्रीवास्तव। कौन आया सबसे पहले? भवराज श्रीवास्तव। कहाँ आया? सुतियांबे आया, और उसको क्या बना दिया फणी मुकुट राय ने? दीवान बना दिया। दूसरा एक आदमी जो कि जगन्नाथपुरी से आया था, वो क्या था? एक पंडा था। कौन था वो? एक पंडा था। पंडा। इस पंडे ने क्या किया? सूर्य मंदिर में ठाकुरबाड़ी में एक मूर्ति का प्रतिस्थापन किया। क्या करवाया? मूर्ति का प्रतिस्थापन करवाया। जब ये मूर्ति का प्रतिस्थापन करवाया, तब इसको फणी मुकुट राय ने 2 गांव दे दिया दान में। 2 गांव दान में दिया। गांव का नाम लिख लो, सारंदा। सारंदा, एक गांव का नाम है सारंदा, और दूसरा गांव का नाम है सारंदा और महू गांव। सारंदा और दूसरा गांव था महू गांव। महू गांव, महुआ होता था वहां पर। क्या होता था? महुआ। तो महुआ से महू गांव। नाम याद रखने के लिए हम लोग, एगो सारंदा का जंगल हम लोग सुने हैं ना झारखंड में? सारंदा का जंगल सुने हैं ना? सारंदा लिखते हैं, जो अभी डॉ बोलते हैं, सारंदा बोलते हैं, वो उसमें सारंदा बोलाता था। तो सारंदा गांव और महू गांव, ये दोनों गांव किसको दान में दिया? जिसने ठाकुरबाड़ी में मूर्ति प्रतिस्थापित करवाया था, और बोला कि भाई अब आप यहीं बस जाइए, और इस 2 गांव से जो इनकम होगा ये आपका हुआ, आप यहीं बस जाइए। ठीक है, तो इस तरह से झारखंड में बाहरी लोगों का आना शुरू हुआ। सबसे पहले बाहरी लोगों को किसने बुलाया? फणी मुकुट राय ने बुलाया। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया बाहरी? भवराज श्रीवास्तव। उसके बाद एक दूसरा कौन आदमी आया? जगन्नाथपुरी का पंडा आया, जिसने सूर्य मंदिर जो था सुतियांबे में, उसमें एक मूर्ति का प्रतिस्थापन करवाया। इस मूर्ति के प्रतिस्थापन करवाने के बदले 2 गांव दान दिया फणी मुकुट राय ने। किसको? पंडा को। और बोला आप यहाँ बस जाइए। कौन सा 2 गांव दिया था? सारंदा और महू गांव। तो इस तरह से सदान लोगों का आना शुरू हो गया। कहाँ? झारखंड में। झारखंड में सदान लोगों का आना यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है। एक बार शुरू से बता देना है, एक बार पूरा कहानी शुरू से बता देना है। नाग वंश का स्थापना कैसे हुआ, उसके पीछे का कहानी ये है कि महाभारत के युद्ध में नाग जाति के लोग कौरवों की ओर से लड़े थे। किसकी ओर से लड़े थे? कौरवों की ओर से लड़े थे। और कौरवों से के साथ लड़ने के कारण क्या हो गया? नाग जाति के लोग पराजित हो गया। ये उसको अच्छा नहीं लगा, बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पांडव लोगों का एक था, मतलब रक्षा करने वाला, उसका नाम था परीक्षित। परीक्षित को मार दिया। किसने? नाग ने। नाग ने किसको मारा? परीक्षित को मारा। जब परीक्षित को मारा तो पांडव लोगों ने कसम खाया कि जितना नाग जाति का है सबको हम तबाह कर देंगे, मार देंगे। तो और मारना शुरू कर दिया। तो एक नाग था जिसका नाम क्या था? पुंडरीक। पुंडरीक। ये पुंडरीक नाग अपने आप को ब्रह्मा के शरण में लेके चला गया, और वो जहां बैठे हुए तो वहीं लिपट करके रह गया, और उसको ये लोग नहीं मार पाया, पांडव लोग। एगो नाग बचा रह गया। यही पुंडरीक नाग बनारस में एक मनुष्य के रूप में अवतरित होता है, और एक ब्राह्मण के यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। इस ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्री थी जिसका नाम था पार्वती, और इसी पार्वती के साथ इसका शादी होता है, और दोनों लोग शादी के कुछ दिनों के बाद जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकल जाते हैं। जगन्नाथपुरी आने के क्रम में सुतियांबे जब पहुंचते हैं, यानी झारखंड का जब एरिया पहुंचते हैं, तो यहाँ पार्वती का एक बच्चा हो जाता है, बेटा होता है, और डिलीवरी के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, पार्वती की मृत्यु हो जाती है। अब उस बच्चे के लालन पालन कौन करेगा? तो उसका बाप करेगा। उसका भी नाम पुंडरीक ही बोल रहा है, उस कहानी में उसका नाम भी पुंडरीक ही रखा है, उस मनुष्य का। नाग तो पुंडरीक था ही, यहाँ भी इसका नाम पुंडरीक ही रखा। नहीं, बेटा का नाम, जो बाप था, बाप का नाम पुंडरीक ही था। तो पुंडरीक अपने बेटा का रक्षा करता है, और उसको कुछ दिन लालन पालन करने के बाद सुतियांबे में ही रहता है। इस सुतियांबे में रहने के क्रम में इसको पता चलता है कि जो सुतियांबे का यहाँ राज कर रहा था, उसका नाम था क्या? नाम था उसका
सुतियांबे का राजा क्या? मदरा मुंडा। मुंडा। मदरा मुंडा जाति का यहाँ शासन चल रहा था, शासन चल रहा था। ये मदरा मुंडा उसको गोद ले लेता है, उस बच्चा को, और लालन पालन करने लगता है। जब इसका बाप देखता है पुंडरीक कि अब मेरा बेटा बिल्कुल सुरक्षित है, तो अपना वहां शरीर छोड़ देता है। तो यहाँ से अब इस देश का जहां पुंडरीक आकर के रहा 6 दिन के लिए, तो महाभारत में इस देश को बोल दिया पुंडरीक देश, क्योंकि महाभारत का घटना था। तो महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया? पुंडरीक देश कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि पुंडरीक आकर के यहीं अपना शरीर छोड़ा था, नाग जाति का था। अभी कभी भूलोगे नहीं इस बात को कि महाभारत में पुंडरीक प्रदेश क्यों कहा गया इसको? महाभारत में झारखंड क्षेत्र का नाम पुंडरीक प्रदेश है। क्यों? क्योंकि पुंडरीक ने आके यहाँ पे अपना शरीर छोड़ा था। तो अब जब पुंडरीक जगह पे आकर के अपना शरीर छोड़ दिया, फनी मुकुट राय उस बच्चे का नाम था, जिसको गोद किसने लिया था? मदरा मुंडा ने लिया था। अब मदरा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। मदरा मुंडा की मृत्यु के बाद फनी मुकुट राय राजा बनता है और नागवंश की स्थापना करता है। कब? 64 एडी में, 64 ईस्वी में। मदरा मुंडा की मृत्यु के बाद 64 एडी में नागवंश की स्थापना कौन करता है? फनी मुकुट राय करता है। और इसीलिए फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है, सबसे पहला आदमी, आदि पुरुष। अब जब राजा ये बन गया यहाँ का, तो इसने सबसे पहले सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। सुतियांबे पहले राजधानी नहीं था, सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाने के बाद सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है, और सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाता है, उसके बाद ये क्या करता है कि बाहरी लोगों को आमंत्रित करता है यहाँ आने के लिए। तो सबसे पहले किसको आमंत्रण करेंगे? अगर हम लोग घर में किसी को बुलाते हैं तो सबसे पहले अपने रिलेटिव को बुलाते हैं। इसका संबंध किसके साथ था? बनारस के साथ था, क्योंकि उसका बाप बनारस से आया था। तो बनारस के लोगों को मैसेज भेजाया गया कि भाई आप लोग यहाँ आकर के बसना शुरू कीजिए। तो वहां से भगवत श्रीवास्तव नाम का एक आदमी, भावराय श्रीवास्तव का एक आदमी आता है यहाँ, कहाँ? सुतियांबे, और बस जाता है। फिर क्या होता है कि जगन्नाथपुरी से एक पंडा आता है। तो पता चलता है फनी मुकुट राय को कि ये पंडा है, मंदिर में रहता था। भाई एगो मूर्ति मेरे भी मंदिर में प्रतिस्थापित कर दो आप। तो उसको बोला कि भाई एक मूर्ति प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो ऑलरेडी मंदिर बना हुआ था, कौन सा? सूर्य मंदिर। वहां पे प्रतिमा का प्रतिस्थापन करवाता है, और उस प्रतिमा का प्रतिस्थापन के बदले में उसको 2 गांव दान में देता है। कौन कौन सा गांव? सारंदा और महू गांव। महुआ और सारंदा। सारंदा जंगल भी हम लोग पढ़ते हैं, सारंदा जंगल बहुत फेमस है यहाँ का, है ना? सबसे बड़ा जंगल अपने यहाँ का कहाँ है? सारंदा है। वही सारंदा याद रखना है। सारंदा और महू गांव को दान में दिया, और उसको वो जो पंडा था उसको यहीं पे बसा दिया, बस गया। और यही से शुरू होता है सदान की कहानी। यहीं से शुरू होता है सदान की कहानी। वो लोग जो मुंडा लोगों के समय से ही लगभग यहाँ पर बसा हुआ है, और बाहर का नहीं है, अपने ही एरिया का है ना। वो बनारस कहाँ था? यहीं पे था। तो वहां से जो लोग आया उसको क्या बोले? सदान। और दीकू उसको बोलते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग हुआ, जो बाहर से आया, दूसरे देशों से होकर के आया, उसको वो लोग दीकू बोलता। अंग्रेज था, विदेशी लोगों को दीकू बोलता था, और आपस के यहाँ के लोगों को सदान बोला जाता था। इतना क्लियर? अब नागवंश में सबसे पहले फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को राजधानी बनाया, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, ठाकुरबाड़ी में मूर्ति का प्रतिस्थापन करवाया, 2 गांव दान में दिया, सारंदा और महू गांव को दान में दिया। अब शादी की बारी आई, उसकी जवान हुआ, तो उसने पंचेत राज की जो क्षत्रिय राजकुमारी थी उससे शादी किया, और उसी पंचेत राज की मदद से उसने क्योंझर राज, जो उधर क्योंझर आसपास में, उड़ीसा के एरिया के आसपास में, क्योंझर राज को पराजित किया। क्योंझर उड़ीसा के आसपास में, तो अगल बगल का एरिया अपना विस्तार करने लगा, तो क्योंझर को पराजित कर दिया। जब क्योंझर को पराजित किया तो इसका एरिया का विस्तार हो गया। बस इतना इसका काम हुआ फनी मुकुट राय का, जो कि पहला राजा था किसका? नागवंश का। अब नागवंश का दूसरा राजा था मदन राय। दूसरा राजा कौन था? मदन राय। मदन राय के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस नाम जानना है कि उसका जो उत्तराधिकारी, फनी मुकुट राय का उत्तराधिकारी कौन था? तो मदन राय। लिख लो, फनी मुकुट राय का उत्तराधिकारी मदन राय था। फनी मुकुट राय का उत्तराधिकारी मदन राय था। उसके बाद तीसरा राजा बना प्रताप राय, जो कि मतलब प्रमुख राजा था नागवंश का, प्रताप राय। तीसरा स्थान पे क्या, किसका नाम लिखेंगे? प्रताप राय। अब प्रताप राय ने क्या क्या किया वो देखते हैं।
ऐसा नहीं कि सीरियली एक के बाद एक बता रहे हैं, सिर्फ हम ये बताया कि फनी मुकुट राय का उत्तराधिकारी कौन था। फनी मुकुट राय का मदन उत्तराधिकारी राय। कौन था? मदन राय। मदन राय। अब मदन राय फनी मुकुट राय पर है एक नंबर में, दूसरा नंबर में मदन राय के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ इसके बाद था इसलिए 2 नंबर इसको दे दिए, ठीक। तीसरा जो इंपॉर्टेंट राजा था उसका नाम है प्रताप राय। क्या नाम है? प्रताप राय। अब इस प्रताप राय ने बहुत सारा काम किया, तो प्रताप राय के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखो प्रताप राय के बारे में लिखो। प्रताप राय ने स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित चुटिया को अपनी राजधानी बनाया। स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित किसको? चुटिया को अपनी राजधानी बनाया। एक पॉइंट ये हुआ कि स्वर्णरेखा नदी के जो तट में चुटिया स्थान था उसको अपनी राजधानी बना लिया, यानी अब सुतियांबे से राजधानी क्या हो गया? चुटिया हो गया, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या था कि ये समुद्रगुप्त का समकालीन था। किसका समकालीन था? समुद्रगुप्त का समकालीन था। समुद्रगुप्त कौन था पता है? गुप्ता साम्राज्य का बहुत बड़ा राजा था ये। समुद्रगुप्त का समकालीन, ये क्वेश्चन आता है। प्रताप राय किसके समकालीन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था? गुप्त साम्राज्य का एक प्रतापी राजा था, ठीक है। और इसके बारे में ये जानो कि इसको भारत का क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन बोलते हैं। नेपोलियन कौन था? हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो युद्ध में विश्वास करता था, अपना विश्वास मारो काटो अपना एरिया बढ़ाओ, उसी तरह से समुद्रगुप्त भी विश्वास करता था। हाँ, यदि साम्राज्य का विस्तार मारो काटो साम्राज्य विस्तार करो, समुद्रगुप्त भी क्या था? मारो काटो साम्राज्य विस्तार करो, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंशी राजा कौन था? समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंशी राजा कौन था? प्रताप राय। और क्या प्रताप राय के बारे में जानकारी हासिल करना है तो प्रताप राय ने अपने दादा की तरह कुछ काम किया। बनारस से आमंत्रित करके क्या था, भगवत श्रीवास्तव को कौन बुलाया था? भवराज श्रीवास्तव को कौन बुलाया था? फनी मुकुट राय। अब ये क्या किया, काशी से आदमी को बुलाया, नहीं, प्रताप राय काशी और अन्य देशों से, देखो प्रताप राय काशी और अन्य देशों से लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया। ये नहीं बुलाया, मदन राय नहीं बुलाया, लेकिन प्रताप राय फिर बुलाया। प्रताप राय ने अन्य देश, कहां से? काशी से और अन्य देशों से, जो भी आ सकते हैं भाई मेरे यहाँ आइए और बसिए, ठीक है। हाँ, तो और लोगों को ही बुलाने लगा, तो और सरदार की संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। अब प्रताप राय खत्म। प्रताप राय का 2 पॉइंट याद रखना है, चुटिया को राजधानी बनाया, चंद और समुद्रगुप्त उसका समकालीन था। काशी और अन्य प्रदेशों से भी इसने और लोगों को बुलाया। अब प्रताप राय के पास कौन है? 4 राजा होना चाहिए इसका, मणिमुकुट, मदन, प्रताप। एक और राजा लिखो, गजघंट राय, ये भी और इंपॉर्टेंट है। गजघंट राय। नेक्स्ट राजा कौन है? गजघंट राय। इसने क्या किया गजघंट राय ने, उसके बाद में लिख लो। गजघंट राय ने गुमला के गुमला जिला है अभी, गुमला के घाघरा नामक स्थान में हापामुनि के पास, हापामुनि गांव है, हापामुनि गांव के पास
एक मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर था? हापामुनि मंदिर नाम सुना है? उसमें कौन देवी है? हापामुनि मंदिर में कौन सी देवी है? हापामुनि तो गांव का नाम है, ठीक है। यहाँ पे जो मंदिर है वो महामाया देवी का मंदिर है, ठीक है। उसको महामाया मंदिर बोलते हैं। तो क्या लिखा है? गजघंट राय ने गुमला के घाघरा नामक स्थान में हापामुनि गांव के पास एक महामाया देवी का मंदिर, महामाया देवी का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? महामाया देवी का। तो यहाँ गजघंट राय का लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हापामुनि मंदिर का निर्माण करवाया। हापामुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गजघंट राय ने करवाया। हापामुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कहीं कहीं ऑप्शन आ जाता है कि ये जो हापामुनि गांव है और किसी के नजदीक है। एक और ऑप्शन आ जाता है कि चैनपुर, वो चैनपुर प्रखंड है, चैनपुर प्रखंड। हापामुनि मंदिर कहाँ है अभी? चैनपुर प्रखंड में। गुमला जिला का चैनपुर प्रखंड एरिया है और उस चैनपुर में हापामुनि मंदिर है। और हापामुनि मंदिर में कौन सी देवी का मूर्ति है? महामाया देवी का मूर्ति है। ठीक है पिंटू? हाँ। स्टेटमेंट समझ में आया? जो गजघंट राय का पहला काम क्या हुआ जो हमको पढ़ने लायक है कि जो गुमला जिला का घाघरा वाला एरिया है वहाँ हापामुनि गांव है, उसके पास एक महामाया देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहीं कहीं ऑप्शन में आ जाता है कि वो चैनपुर एरिया में है। कौन से एरिया में है? चैनपुर एरिया में। चैनपुर। तो यहाँ से राय राय टाइटल का जितना था, नागवंशी राजा प्रताप, फनी मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय और गजघंट राय, राय टाइटल से 4 राजा का पढ़े। अब यहाँ से टाइटल चेंज हो जाएगा क्योंकि समय बदल गया। नहीं, वंश वही है, वंश वही रहेगा, बस टाइटल बदलेगा। नेक्स्ट नाम लिखो 5 नंबर में, भीमकर्ण। भीमकर्ण 5 नंबर में किसका नाम लिखना है? भीमकर्ण के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले इसने अपना टाइटल राय से हटाकर क्या बनाया? कर्ण। देखो, नागवंशी राजाओं में भीमकर्ण पहला शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण शब्द अपने नाम के आगे लगवाया। राय के स्थान पे कर्ण शब्द अपने नाम के आगे लगवाया। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि इनमें से किस, हाँ, इन शासकों में, इन नागवंशी शासकों में सबसे पहले कर्ण की उपाधि किसने धारण की थी? 4 को ऑप्शन दे देगा। तो भीमकर्ण ही ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी। लिख लिया? पिंटू पॉइंट बना लेना। भीमकर्ण प्रथम राजा था जिसने क्या किया? कर्ण की उपाधि धारण किया था। अच्छा, इस कर्ण की उपाधि धारण के पीछे, करने के पीछे एक छोटा सा लॉजिक है कि इसके आसपास में एक क्षेत्रीय राजवंश चलता था जहां पर लोग, जो राजा लोग थे, वो कर्ण उपाधि लिखते थे। उसी की वजह से ये कर्ण उपाधि लिया था। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। या ऐसे कहा जाता है कि कुलचुरु का जो राजा था वो इसका दोस्त था और कुलचुरु का राजा का नाम था लक्ष्मीकर्ण। तो इसकी वजह से उसने अपना टाइटल क्या करवा लिया? कर्ण करवा लिया। तो भीमकर्ण पहला शासक था जिसने क्या किया? अपना जो राय का टाइटल था चेंज करके, नागवंशी राजा का जो राय का टाइटल चेंज करके कर्ण टाइटल ले लिया। किस लिए? लक्ष्मीकर्ण के चलते। लक्ष्मीकर्ण उसका मतलब साथी था, समकालीन था, इसलिए उसी के प्रभाव में आकर के, या जो भी रीजन रहा, उसने कर्ण टाइटल चेंज कर दिया। और क्या किया इसने? भीमकर्ण ने दूसरा काम क्या किया? कर्ण टाइटल तो किया ही किया, इसको क्या बोलते हैं? टाइटल नहीं, नाम के आगे कर्ण लगाया। नाम के आगे कर्ण लगाने वाला पहला शासक। पहला नागवंशी शासक। दूसरा काम इसने क्या किया? ये जो चुटिया राजधानी था, अभी राजधानी किसका है? चुटिया है, क्योंकि पहले सुतियांबे था, सुतियांबे के बाद चेंज होकर क्या बना था? चुटिया। अब इसने चुटिया के स्थान पे अपनी नई राजधानी बनाया,
चुटिया के सुतियांबे तो पहला राजधानी था ही। सुतियांबे के बाद चुटिया बना। अब चुटिया के स्थान पर नई राजधानी खुखरा को बनाया। नई राजधानी किसको बनाया? खुखरा को। यह भी क्वेश्चन आया हुआ कि खुखरा को राजधानी किसने बनाया था। तो चुटिया के स्थान पर नई राजधानी खुखरा को बनाया, को बना भीमकर्ण। हाँ, भीमकर्ण, भीमकर्ण ने बनाया। ठीक है, तो भीमकर्ण ने चुटिया के स्थान पर नई राजधानी बना दिया। कौन सा बनाया? खुखरा बना दिया। और क्या किया भीमकर्ण ने काम? इसने भी एक आध मंदिर का निर्माण करवाया, युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा था? तुम बोल रहा था बारवा का युद्ध। बारवा का युद्ध किसके साथ था? बारवा का युद्ध लिखो वाला स्टेटमेंट। भीमकर्ण ने बारवा का युद्ध, भीमकर्ण ने बारवा का युद्ध रक्सौल राजा, रक्सौल राजा के साथ लड़ा था। रक्सौल राजा, रक्सौल राजा के साथ लड़ा था तथा विजय विजय प्राप्त किया था। विजय कौन हुआ था इसमें? भीमकर्ण विजयी। और क्या किया इसने? रक्सौल राजा के साथ जो बारवा का युद्ध हुआ उसमें कौन जीता? भीमकर्ण जीता। और क्या हुआ? रक्सौल से जीत तो गया, वहां पर जितना लूटपाट करना था किया और चलाया वापस। वहां से बारवा से लूटपाट करके वापस चलाया, लूटपाट करके वापस आया। अब इस लूटपाट में उसको कौन किसका मूर्ति मिला था? मूर्ति मिला, लेकिन किसका मिला मूर्ति? नाम है उसका। कृष्ण भगवान को पहले वासुदेव बोलते थे। ठीक है, तो वहां वासुदेव नहीं लिखा हुआ है, वो लोग क्योंकि राय टाइटल का था तो बोलता था वासुदेव राय की मूर्ति। तो यहां से कौन सा मूर्ति लाया? वासुदेव राय की मूर्ति लाया। वासुदेव राय। देखो घटना कब का है? महाभारत के काल का है, महाभारत के काल के बाद का है। तो भगवान वासुदेव, वासुदेव कृष्ण भगवान को बोलते थे। तो वासुदेव राय की मूर्ति वहां से मिला रक्सौल से, वो उसको लेकर के आया था। ठीक है, बारवा का युद्ध के बाद। भीमकर्ण ने एक और काम किया था, भीम सागर झील का निर्माण करवाया था। भीम सागर झील का निर्माण करवाया था। किसने? वासुदेव राय ने, सॉरी भीमकर्ण ने। भीमकर्ण ने किस झील का निर्माण करवाया? भीम सागर झील का निर्माण करवाया। और ये कहाँ बनवाया था भीम सागर झील? अपनी राजधानी खुखरा में। खुखरा में, खुखरा में ही भीम सागर झील का निर्माण करवाया था। इतना हो गया क्लियर? तो ये भीमकर्ण हो गया। अब भीमकर्ण के बाद एक राजा है शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण पांचवा राजा हुआ। छठा इंपॉर्टेंट राजा कौन है? शिवदास कर्ण। शिवदास ने भी कुछ काम किया था। सिक्स, शिवदास। अब राजा का नाम कर लाके करने लगने लगा, राय हट गया पूरी तरह से, सब बाप दादा को अथी करने लगा। तो शिवदास कर्ण लिखा हुआ सही नहीं आ रहा है क्या? शिवदास कर्ण क्या क्या किया था? शिवदास कर्ण पढ़ा है एक बार शिवदास कर्ण का?
क्या बोले? शिवदास कर्ण, नंबर है 6। शिवदास कर्ण। अब देखो, हापामुनि मंदिर कौन बनाया? हापामुनि मंदिर, या इसको क्या बोलते हैं? महामाया मंदिर। महामाया मंदिर। इस मंदिर में शिवदास कर ने एक काम करवाया, विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करवाया। किसकी प्रतिमा? विष्णु जी की प्रतिमा। विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाया। विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाया। किससे करवाया? किससे करवाया? तो एक मराठी ब्राह्मण था, एक मराठी ब्राह्मण से। कौन था मराठी ब्राह्मण? नाम क्या था उसका? नहीं, सियानाथ देव। उस ब्राह्मण का क्या नाम था? सियानाथ देव। सियानाथ देव। इसका कवर हम कहाँ रख दिए? क्या कहानी हो रहा है शिवदास कर्ण का? कि शिवदास कर्ण ने हापामुनि गांव में जो महामाया मंदिर है, वहां पे विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाया था। किससे? एक मराठी ब्राह्मण से, जिसका नाम क्या था? सियानाथ देव था। यही पॉइंट पूछता है कि महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? शिवदास कर्ण ने स्थापित करवाई। आसान होगा याद करने के लिए। शिव जी ने विष्णु जी की प्रतिमा लगवाया, शिव जी ने विष्णु जी का प्रतिमा लगाया, और जो पुजारी था वो का सिया जी के नाथ थे, सियानाथ। तीनों भगवान का नाम एक ही साथ आ गया, शिव, कर्ण और विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करने वाला सिया जी के नाथ, सियानाथ। ठीक है, सियानाथ यानी राम। शिवदास राजा का नाम, स्थापित करवाने वाला किसकी प्रतिमा? विष्णु जी की। करने वाला कौन? सियानाथ देव। करने वाला कौन? सियानाथ देव। अगला राजा है प्रताप कर्ण। 7वां राजा है प्रताप कर्ण। देखो, प्रताप राय वहां था, यहाँ कौन है? प्रताप कर्ण है। प्रताप कर्ण है। अब इसने भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया, 3-4 काम इसका लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जब प्रताप कर्ण राजा बना, तो हमारे यहाँ पे लोधी वंश का शासन चल रहा था इंडिया में। लोधी वंश के समकालीन। लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा कौन था? प्रताप कर्ण था। समुद्रगुप्त के समय कौन राजा था? प्रताप राय। दोनों देखो, जहां समकालीन की बात हो रहा है वहां प्रताप का नाम आ रहा है, वहां प्रताप राय, यहाँ प्रताप कर्ण। समुद्रगुप्त का समकालीन नागवंशी राजा प्रताप राय, और लोधी वंश का समकालीन नागवंशी राजा प्रताप कर्ण। इसलिए ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि दोनों कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, समुद्रगुप्त का समकालीन नागवंशी राजा प्रताप राय, और लोधी वंश का समकालीन नागवंशी राजा प्रताप कर्ण। क्लियर? अब देखो, जब प्रताप कर्ण राजा बना, तो घटवाल लोगों ने विद्रोह किया था यहाँ पे। घटवाल लोग जो थे यहाँ, इस मतलब अपने इस क्षेत्र में, उन लोगों ने विद्रोह किया था। उसका नाम था घटवाल विद्रोह। क्या नाम था उसका? घटवाल विद्रोह। हाँ, विद्रोह हुआ था। और विद्रोह में उसने ऐसा ना वैसा नहीं किया। विद्रोह इतना जबरदस्त हुआ था घटवाल लोगों का, घटवाल राजा का विद्रोह इतना बड़ा हुआ था
कि उसने प्रताप कर्ण की जो राजधानी थी, कौन सा राजधानी अभी है? हाँ, जो चल रहा था वही चलेगा। खुखरा राजधानी बन चुका है। खुखरा को पूरे चारों तरफ से घेर लिया किसने? घटवाल राजा ने। घटवाल राजा ने पूरे खुखरा को चारों तरफ से घेर लिया और प्रताप कर्ण को बंदी बना लिया। प्रताप कर्ण को बंदी बना लिया, लेकिन संजोग ऐसा था कि उसको एक आदमी की मदद मिल गई। अगल बगल का एक राजा था, उससे उसको मदद मिला और घटवाल राजा को हरा दिया। तो स्टेटमेंट इसका क्या बनेगा कि प्रताप कर्ण के शासन काल में घटवाल राजाओं ने विद्रोह किया तथा खुखरा को चारों तरफ से घेर लिया और प्रताप कर्ण को बंदी बना लिया। परंतु प्रताप कर्ण ने बागदेव की मदद से, बागदेव कौन था? बागदेव का नाम सुना है? एक खरवार सरदार था। ये कहीं का राजा नहीं था, एक जाति का सरदार था। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्रताप कर्ण ने बागदेव, जो कि खरवार सरदार था, उसकी मदद से घटवाल राजाओं को पराजित कर दिया। अब ये तो चारों तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन अचानक से कौन सरदार आके मदद इसका कर दिया? बागदेव ने आके मदद कर दिया। क्या इसको इनाम कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो प्रताप कर्ण ने क्या किया? उसको एक जगह का राजा बना दिया। कहाँ का? कर्णपुरा परगना। कर्णपुरा परगना ही बनाया था वो अपना, जो कि अभी वर्तमान का रामगढ़ वाला एरिया है। कौन सा एरिया? रामगढ़ वाला एरिया। क्या घटना घटित हुआ प्रताप कर्ण के अथी में, शासनकाल में? दो चीज। पहला कि लोधी वंश का वो समकालीन था, और दूसरा कि जो घटवाल राजा थे, कौन? घटवाल राजा उस समय इसकी राजधानी को घेर लिया। राजधानी कौन था? खुखरा को घेर लिया और प्रताप कर्ण को बंदी बना लिया। इसी समय संजोग से इसको मदद मिल जाती है बागदेव की। किसकी मदद मिलती है? बागदेव की। और ये बागदेव कौन था? खरवार का सरदार था, खरवार जाति का सरदार था। और इसकी मदद से इसने ये घटवाल राजाओं को पराजित कर दिया। जैसे ही पराजित किया तो दोनों लोग मित्र बने तो कुछ तो इसको इनाम देना चाहिए। तो उस इनाम के बदले उसने क्या कहा कि भाई आप कर्णपुरा परगना जो एरिया है हमारा, रामगढ़ वाला जो एरिया है, वहां का आप शासन देखिए। तो उसको इनाम में कर्णपुरा परगना दे दिया। किसने? प्रताप कर्ण, राय नहीं, प्रताप कर्ण ने। तो इतना घटना घटित हुआ था उसके समय में, प्रताप कर्ण के समय में। ठीक है, और यही बागदेव जो था, बाद में जब रामगढ़ जो ये राज बना, क्योंकि एक छोटा सा परगना था जो प्रताप कर्ण के एरिया कब्जे में था, इसका किसको दे दिया? वो बागदेव को दे दिया। तो क्वेश्चन आता है कि रामगढ़ राज की स्थापना किसने की? रामगढ़ राज की स्थापना किसने की? तो बागदेव ने की। बागदेव उसको मिला था प्राइज में, उपहार स्वरूप, और वहां पे अब वो राजकाज करने लगा। तो रामगढ़ एक नया राज बना कि नहीं बना? तो रामगढ़ राज की स्थापना किसने की? बागदेव ने की। देखो हिस्ट्री कैसे एक दूसरे को मतलब जोड़ रहा है। ठीक है, चूंकि इसने राजा का जान बचाया, ठीक है, घटवाल राजाओं को पराजित किया मिल करके, तो इनाम स्वरूप इसको मिल गया कर्णपुरा परगना। यही कर्णपुरा परगना बाद में जाकर के रामगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और रामगढ़ राज की एक नया स्थापना हुई। किसके द्वारा? बागदेव के द्वारा। बागदेव कौन था? पहले एक सरदार था। कौन सी जाति का? खरवार जाति का। क्लियर हो गया? तो कर्ण नाम से कई को पढ़ लिए, भीम कर्ण, शिवदास कर्ण, प्रताप कर्ण। एक और कर्ण पढ़ना है, छत्र कर्ण। चौथा कर्ण कौन सा है? छत्र कर्ण। इतिहास ऐसा है ना कि अगर कहानी जैसे नहीं समझेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए हम इसको कहानी जैसा पढ़ते हैं और कहानी जैसा पढ़ाते भी है। एक बार नहीं 10 बार बोलो, लेकिन एकदम याद रहना चाहिए चीज। रामगढ़ राज की नींव किसने डाली? बागदेव ने डाली। बागदेव कौन था? तो खरवार का सरदार था। भीमकर्ण ने उपहार स्वरूप उसको उस जगह का राजा बना दिया। कहाँ का? कर्णपुरा परगना का, जो बाद में चल करके बन गया क्या? रामगढ़। अभी क्या नाम बोले? छत्र कर्ण। अब ये छत्र कर्ण क्या कर रहा है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा।
क्षत्रकर्ण। प्रतापकर्ण ने कितना दिन राज किया होगा, और उसके तुरंत तुरंत बाद क्षत्रकर्ण बना। तो जिस लोधी वंश तो छोटा मोटा नहीं, 100-200 साल चला होगा, तो ये भी लोधी वंश का समकालीन हो गया। क्षत्रकर्ण क्या हो गया, लोधी वंश का समकालीन। पहला पॉइंट ये है कि लोधी वंश तो काफी दिन चला था, तो लोधी वंश का समकालीन कौन कौन हो गया, प्रतापकर्ण भी और क्षत्रकर्ण भी। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि एक कहानी आया था रक्सौल के राजा के साथ। रक्सौल के राजा को कौन हराया था, भीमकर्ण हराया था। उसका बदला वो लेगा कि नहीं लेगा, रक्सौल का राजा। तो जब क्षत्रकर्ण राजा बना तो रक्सौल ने फिर इस पर आक्रमण कर दिया। रक्सौल राजाओं के साथ युद्ध हुआ, रक्सौल राजा के साथ युद्ध, ठीक है। किसके समय में, भीम करने के बाद क्षत्र करने के समय में, बदला लेने के लिए बहुत लूटपाट मचाया था। और किसका मूर्ति लेकर के आया था वहां से, वासुदेव राय, भगवान कृष्ण का मूर्ति लेकर के आया था। उसका नाम क्या था, वासुदेव राय। तो उसका बदला लेने के लिए क्षत्रकर्ण के शासनकाल में रक्सौल राजा ने फिर से युद्ध छेड़ दिया। अब जो युद्ध छेड़ा तो उसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट यही निकला कि फिर से क्षत्रकर्ण विजयी हुआ, ठीक है। क्षत्रकर्ण विजयी हुआ और इसने यहाँ विष्णु जी की प्रतिमा या विष्णु का मंदिर बनाया, एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर कहाँ है, भीषण युद्ध हुआ था इस समय इन लोगों के बीच, क्षत्रकर्ण और रक्सौल के राजा के बीच। और जब जीत गया तो उसने एक मंदिर बनवाया, कौन सा मंदिर, विष्णु मंदिर। रक्सौल तो उधर हो गया, लेकिन रक्सौल राजा है, रक्सौल राजवंश है। रक्सौल वो बिहार वाला रक्सौल नहीं सोचो, रक्सौल राजवंश है। वो रक्सौल राजा जो था, वो लोग फिर इसके साथ युद्ध किया। उसमें जीतने के बाद विष्णु मंदिर का निर्माण करवाता है। कहाँ, तो अभी राजधानी कौन सा है इसका, अभी नागवंश का राजधानी कौन सा है, खुखरा ही है राजधानी ना। तो विष्णु मंदिर का कहाँ निर्माण करवाया, जगह का नाम विष्णु मंदिर तो कोराम्बे में है। क्षत्रकर्ण का विष्णु मंदिर कोराम्बे एक जगह है, कोराम्बे राजधानी नहीं था, कोराम्बे एक जगह है। क्या नाम है, कोराम्बे। अच्छा ठीक है, याद आया। विष्णु मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया, कोराम्बे में करवाया। और ये कोराम्बे कौन जगह है, जहां पे ये लोग लड़ा था दोनों, रक्सौल और क्षत्रकर्ण। कोराम्बे ही वह जगह है जहां पे दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। कौन, किसके किसके बीच में, क्षत्रकर्ण और रक्सौल राजा, क्षत्रकर्ण और रक्सौल राजा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, कोराम्बे में था। कैसा युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। और इस भीषण, इतना भीषण हुआ था कि इस कोराम्बे को लोग इतिहासकार नाम क्या दिए पता है, झारखंड का हल्दी घाटी, झारखंड का हल्दी घाटी। एक क्वेश्चन यहां से बन गया, झारखंड का हल्दी घाटी किसको बोलते हैं, कोराम्बे को बोलते हैं। तो कोराम्बे में दो चीज है, एक तो विष्णु जी का मंदिर है, और दूसरा यहीं पे रक्सौल राजा और क्षत्रकर्ण के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। और उस भीषण युद्ध के कारण कोराम्बे का नाम क्या पड़ गया, झारखंड का हल्दी घाटी। तो ये चार कर्ण नाम जो था, कर्ण 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 कर्ण, शिवदास कर्ण, प्रताप कर्ण, क्षत्रकर्ण, और उससे पहले एक और कौन था, भीमकर्ण। चार कर्ण का टाइटल पढ़े, चार राय का टाइटल पढ़े, 8 राजा हो गया नागवंशी का, 2-3 राजा और पढ़ेंगे बस, इसके बाद इसको खत्म कर देंगे। कर्ण टाइटल खत्म हुआ, अब शाह टाइटल लेके चलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाह का 2-3 टाइटल लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंट वाला। तो सबसे पहले दुर्जन साल, कैमा नंबर होगा इधर, 9वां। 9 नंबर में पढ़ेंगे दुर्जन साल, दुर्जन साल।
शाह इसलिए लिखता है कि इसका टाइटल बाद में दिया गया था मुगल राजा के द्वारा, ठीक है, इसलिए इसको शाह लिखते हैं, तो बाद का टाइटल है। अब दुर्जन शाह का बहुत जबरदस्त कहानी है। अब यहाँ पे जब ये लोग चल रहा था तो लोधी वंश का समकालीन था। अब लोधी वंश खत्म हो गया जब दुर्जन साल या दुर्जन शाह आया। इस समय यहाँ मुगल साम्राज्य चल रहा था और ये जहांगीर के समकालीन था। किसका समकालीन था? जहांगीर के समकालीन था। कौन? दुर्जन साल। दुर्जन साल का सबसे बड़ा कि यह हीरा का बहुत पारखी व्यक्ति था। हीरा का पारखी व्यक्ति था। हीरा का पारखी व्यक्ति था। अब क्या हुआ कि जब मुगल लोग यहाँ राज कर रहे थे तो वो लोग हर राज्य से टैक्स लेते थे, हर राज्य से टैक्स लेते थे। तो टैक्स लेने के लिए ये लोग राजा पे दबाव बनाता था। लेकिन हम लोगों का जो मुंडा साम्राज्य था, हम लोगों के यहाँ जो शासन जितना लोगों ने किया वो कभी किसी को टैक्स नहीं दिया, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर में आता था तो उस समय, जिस समय आया उस समय दे दिया, फिर तो चल जाता था, जंगल झाड़ में तो कोई रहेगा नहीं। जब चल गया तो फिर अपना आराम से ऐश मौज करता था। फिर जब प्रेशर बनाता था तो फिर दे देता था, ठीक है। इसी तरह से दुर्जन साल के साथ घटना घटित हुआ। इसको मांगा गया टैक्स, ये बोला नहीं देंगे। नहीं देंगे तो मुगल का जो राजा जहांगीर था उसने अपना सेनापति भेज दिया। कहाँ? राज्य में, यहाँ आक्रमण करने के लिए। जब आक्रमण करने के लिए भेजा तो इसका सेनापति का नाम था इब्राहिम खान। इब्राहिम खान कौन था? मुगल सेनापति। मुगल सेनापति इब्राहिम खान मुगल सेनापति ने आक्रमण किया। कहाँ? इसके राज्य में, और इसको पराजित कर दिया। दुर्जन साल को आक्रमण करके पराजित कर गया। पराजित किया तो क्या, इसको बंदी बना के ले गया जहांगीर के दरबार में। बंदी बनाकर कहाँ ले गया? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर ने इसको दे दिया 11 वर्ष का सजा। सजा ऐसे लिखा नहीं था कि कितना वर्ष का, इसको सीधे बंदी बना के रख दो, बंदी बना के रख दो। तो बंदी कहाँ बना करके इसको रखा गया? ग्वालियर के किला में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंदी बना के कहाँ रखा गया? ग्वालियर के किला में। ग्वालियर किला में किसको बंदी बनाया गया? दुर्जन साल को। अब एक दिन क्या हुआ कि जहांगीर के दरबार में कुछ हीरा आया किधरों से, ठीक है। अब ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, इस बात का वो लोग पता नहीं कर पा रहा था। तो सुनते 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 किसी ने बोल दिया कि सर आपके जो जिसको आप बंदी बना के रखे हैं इतना दिन से, 11 साल से, कि कौन? तो दुर्जन साल, वो हीरा का बहुत पारखी व्यक्ति है, बुलाइए उसको। तो बेचारा को बुलाया गया दरबार में, वो पहचान दिया हीरा को, तो खुश हो गया जहांगीर। बोला कि भाई तेरा सजा सब माफ, तू जा वहां पे रह, लेकिन टैक्स तो बेटा तेरे को देना पड़ेगा। तो उसको टैक्स बांध दिया, 6,000 रुपया देना है। कितना? हाँ, 6,000 रुपया वार्षिक कर देना है। तो 6,000। तो सबसे पहले ग्वालियर के किला में जब ये बंदी बना तो कितना वर्ष तक बंदी था? 11 वर्ष तक। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितना वर्ष तक बंदी था? 11 है ना। हाँ, 11 वर्ष है। कितना वर्ष बंदी रहा? 11 वर्ष। अब 11 वर्ष के बाद जब हीरा का परख कर दिया जहांगीर के लिए, तो खुश होकर के उसने क्या किया? इसको मुक्त कर दिया। मुक्त तो किया, लेकिन किस कंडीशन में? कि 6,000 रुपया आपको वार्षिक कर देना पड़ेगा। 6,000 रुपया वार्षिक कर देना पड़ेगा। बोला ठीक है, मंजूर है, पहले हमको यहाँ से निकलने तो दो, बाकी देंगे कि नहीं देंगे वो तो बाद की बात है, पहले यहाँ से जाने दो ग्वालियर से। कहाँ? यहाँ संथाल परगना, छोटा नागपुरा, कहाँ? ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो राजा था, ये थोड़े बुद्धिमान नहीं था, निकल लिया वहां से। आप जो कह रहे हैं सब सही, हम जा रहे हैं, ठीक है, 6,000 भेज देंगे। एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, चौथा बार नहीं दिया। तो 6,000 रुपया वार्षिक कर मंजूर कर लिया, चल गया अपना, फिर यहाँ राजा आके बन गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि 6,000 रुपया का वार्षिक कर देना मंजूर किया, 11 वर्ष का बाद उसको बंदी से मुक्त कर दिया, और खुश होकर के जो हीरा का पारखी होने के कारण, जो हीरा का परख किया था, हीरा के परख करने के कारण खुश होकर के इसको शाह की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी।
शाह की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी। तो यहीं से दुर्जन साल, अब दुर्जन शाह लिखने लगा लोग उसको। दुर्जन साल को क्या लिखने लगा? दुर्जन शाह लिखने लगा। लेकिन लिखना चाहिए दुर्जन साल शाह। तो अब दोनों अच्छा नहीं लग रहा था एक जगह लिखने में, साल भी और शाह भी। तो कहीं ऑप्शन में दे देगा दुर्जन साल, कहीं ऑप्शन में दे देगा दुर्जन शाह। तो शाह एक्चुअली में उसका टाइटल था, जो कि उपाधि था। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। कब? जब उसने उसके लिए दरबार में हीरा का परख कर दिया था, तब खुश होकर के शाह का उपाधि दिया। खुश होकर के 6,000 रुपया वार्षिक कर बांध दिया। बोला बेटा जाओ तुम अपना राज्य करो। दुर्जन साल चलाया। दुर्जन साल का इतना कहानी हुआ। अब दुर्जन साल जब यहाँ आया तो बोला नहीं, इसका नजर पड़ चुका है। राजधानी कहाँ था अभी? अभी कहाँ राजधानी चल रहा है? खुखरा। तुरंत इसने खुखरा का राजधानी चेंज कर दिया और नया राजधानी बना दिया। किसने? दुर्जन साल ने। क्या नाम था उस दुर्जन साल के राजधानी का? याद रखने के लिए बहुत आसान। दो से दुर्जन, दो से दोईसा। दो से दुर्जन, दो से दोईसा। जैसे ही इसको मौका मिला दोबारा से, वो यहाँ से आया और तुरंत राजधानी परिवर्तन किया। अपने आप को सरवाइव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कहाँ बना दिया राजधानी? दोईसा को। दोईसा को अपनी राजधानी बना दिया। दो से दोईसा, दो से दुर्जन साल। तो दोईसा को राजधानी किस नागवंशी शासक ने बना? अब क्वेश्चन आएगा तो गलती होगा। तुरंत मेरा बात याद होना चाहिए क्या? कि दो से दुर्जन, दो से दोईसा। तो कितनी राजधानी अभी तक परिवर्तित हो गई? सुतियांबे। सुतियांबे के बाद, सुतियांबे के बाद चुटिया। चुटिया के बाद खोखरा। खोखरा के बाद दोईसा। ये चौथा राजधानी परिवर्तन हुआ, दोईसा। अब आगे चलते हैं दुर्जन शाह के बाद। दुर्जन साल के बाद, शाह के बाद एक है एनीसा। दुर्जन शाह के बाद किसका पढ़ेंगे? एनीसा। एनीसा ने क्या क्या किया? एनीसा 10 नंबर। दो गो होगा इसके बाद और, जदुनाथ शाह, उदयनाथ शाह, 2 या 3 राजा। एनीसा, इसने भी राजधानी परिवर्तित किया था। एनीसा ने भी राजधानी परिवर्तित किया था। ए से, एनी से ऐनक बोल सकते हैं। एनी का क्या बोल सकते हैं? ऐनक नहीं बोल सकते हैं। और ऐनक में 7 रंग देख सकते हैं कि नहीं? अगर कोई ऐनक लगाता है तो उसको सतरंगा दिखाता है दुनिया। तो सतरंजी, सतरंजी। सतरंगी नहीं पढ़ेंगे, सतरंजी पढ़ेंगे। ऐनक से क्या देख रहे हैं हम लोग? 7 रंग देख रहे हैं, सतरंगी। जैसे ही हम लोग ऐनक पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो सतरंगा हम लोगों को संसार दिखाई देता है। कैसा संसार दिखाई देता है? सतरंगा। तो राजधानी एनीसा ने कौन सा बनाया? सतरंजी को बनाया। सतरंगी हम लोग याद रखेंगे। राजधानी बनाया एनीसा ने सतरंजी को। और इसने क्या किया? एक नया मंदिर बनवाया, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। एनीसा ने कौन मंदिर का निर्माण कराया? इससे पहले कौन कौन मंदिर बन चुका था नागवंशी राजा के बीच में? सबसे पहले हापामुनि मंदिर। हापामुनि मंदिर जहां पर महामाया देवी का मूर्ति था। ठीक। उसके बाद विष्णु मंदिर बना। और तीसरा बन रहा है कौन सा? जगन्नाथ मंदिर। महामाया मंदिर में मूर्ति जो विष्णु जी का डाला गया, वो किसने डलवाया? प्रतिस्थापित किसने करवाया? और वो कौन पंडा था? दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महामाया मंदिर में भी मूर्ति रखाया गया था। ठीक है। अच्छा चलो अभी यहाँ चलो एनीसा में। तो एनीसा ने कौन सा मंदिर बनवाया? ठीक है। कहाँ? रांची के पास। रांची के पास है ये जगन्नाथ मंदिर। हाँ, एनीसा ने जो रांची में मंदिर बनवाया उसका नाम था जगन्नाथ मंदिर। ठीक है। लेकिन इसकी राजधानी थी सतरंजी। ये 2 चीज इसके नाम के साथ रखना है, सतरंजी और जगन्नाथ मंदिर। ठीक है। इसके बाद 11वां में था रघुनाथ शाह। एक नाम आता है रघुनाथ शाह का। रघुनाथ शाह। जहांगीर के बाद कौन राजा बना मुगल में? हाँ, जहांगीर के बाद मुगल का कौन राजा था?
और उसके बाद औरंगजेब का समकालीन था रघुनाथ शाह। किसका समकालीन था? औरंगजेब का। रघुनाथ शाह समकालीन था औरंगजेब का। जहांगीर का समकालीन कौन था? दुर्जन साल। अरे मोबाइल ऑफ हो गया अब।